नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है गोरखपुर। गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के एक गांव जिसे जोगियाखोर सिवान कहते हैं, उसके एक खेत में सवेरे सवेरे एक नवयुवक की लाश होने का हल्ला हुआ। पुलिस को इत्तला हुई, कंट्रोल रूम को फोन किया गया। पुलिस आई और देखा कि इस गेहूं के खेत में एक बिल्कुल नवयुवक का शव पड़ा हुआ था, लेकिन शव गीली मिट्टी से बुरी तरह से लिपटा हुआ था। और वहां पर एक गमछा, एक जोड़ी हवाई चप्पल और उसके जेब में एक मोबाइल फोन भी मिला हुआ था। शव की पहचान, इतना ज्यादा मिट्टी में, पूरे मुंह में, पूरे शरीर में इतनी मिट्टी, क्योंकि वो गीली मिट्टी वाला गीली मिट्टी थी वहां खेत की, तो उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने पास में थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करा के और चेहरे पर जब पानी डाला, उसको धुला, तो धुलते ही उसकी पहचान तुरंत हो गई। वो 200-300 मीटर दूरी पर गांव का रहने वाला ही युवक था, विशाल। उम्र थी 26 वर्ष। इलाका इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर उसको लोग जानते थे। जिम करता था। शरीर सौष्ठव की जो का जो के जो शरीर सौष्ठव के भी जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उनसे वो वहाँ आसपास के इलाकों में लोकप्रिय भी था। और ये भी बताया गया कि ये पहले मुंबई में रहता था, मुंबई में कोई अपना व्यवसाय करता था। उसके पिता का देहांत जब हो गया था, तो उसके बाद वो गांव में अपने आया था और फिर उसके बाद गया नहीं। उसके घर वाले उसे उन लोगों ने रोक लिया, जाने नहीं दिया और वो वहीं पर बना रहा। खैर, पुलिस ने आसपास से जानकारी करने की कोशिश की कि किसी से दुश्मनी, कोई बात कहीं पर, या किसी से इन लोगों का कुछ जैसे है कोई मनमुटाव, लेकिन कोई चीज गांव से पता लगी नहीं। मौके से ये जरूर पता लगा कि उसमें जो फुटप्रिंट थे, चूंकि गीली मिट्टी थी, तो 4 से 5 लोग होने चाहिए। और मौके पर यह भी लगा कि शायद इस व्यक्ति ने, जिसकी हत्या हुई थी या जिसका शव मिला था, उसने उन लोगों से संघर्ष भी किया था अंतिम समय तक। बहरहाल जब कुछ नहीं मिला, तो उसका घर वाले सब थे ही, मोबाइल नंबर निकाला गया, मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली गई। सीडीआर में कुछ नंबर मिले और फिर जो नंबर मिला उससे ये पता लगा कि किसी लड़की से गांव में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब इस प्रेम प्रसंग वाली बात आई, बात थाने से कहीं न कहीं पता लग ही जाती है, गांव को पता लग गई। और मृतक की मां ने उस लड़की और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवा दी। पुलिस उन सब को वहां से उठाकर ले आई। तो थोड़ी बातें ये पता लगी। पहली बात तो ये कन्फर्म हुई कि हाँ, इस लड़के का उस लड़की से कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस दिन के बारे में, घटना वाली दिन के बारे में, घटना दरअसल ये हुई थी 25 दिसंबर 2025 को, यानी अभी 3-4 दिन पहले की। इसकी महिला मित्र ने इस वो भी कम उम्र की थी, 21-22 साल की। तो उसने बताया कि रात में करीब 11 बजे उसने मृतक ने उसको कॉल किया था और उससे कहा था कि मेरा मिलने का मन कर रहा है, तुम घर से निकल कर आओ, हम लोग ईंट भट्ठे पर मिलेंगे। ईंट भट्ठा शायद वहाँ ऐसी जगह थी, और ईंट भट्ठे कहीं भी किसी गांव के आस ही पास होते हैं। अब जब उसका काम एक बार ईंट भट्ठे का काम जब खत्म हो जाता है, वीरान हो जाते हैं, तो उसके जो ईंट भट्ठा के काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें छोटी छोटी गुमटियाँ या झोपड़ियाँ बनाकर
रहते हैं वो भी दूसरे भट्ठों पे चले जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो बहुत ढेर सारे अपराध की घटनाएं इन्हीं ईंट भट्ठों से शुरू होती हैं। वीरान होता है, निर्जन होता है, पानी की व्यवस्था पहले से होती है जब मजदूर रहा करते होंगे। हैंडपंप वो ठेकेदार जो होता है या जिसका भट्ठा होता है वो लगवा देता है, तो पानी वानी की अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। रहने की या जिन लोगों को ओट की ज़रूरत है, मतलब आड़ हो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि छप्पर पड़ा हुआ है टूटा फूटा, नीचे बैठने की जगह है, उसी में बैठ गए अपना शराब पिए, या और तमाम अनैतिक कार्यों के लिए ईंट भट्ठों की, वीरान वाले ईंट भट्ठे की, क्योंकि जो ईंट भट्ठे चलते रहते हैं उसमें बड़ी संख्या में लेबर होता है। और ईंट भट्ठा का जो लेबर होता है वो बड़ा जिसे कहते हैं कि बड़ा टेक्निकल लेबर होता है उसकी। वो जो ईंट भट्ठा ईंट बनाने वाले लोग हैं, कच्ची ईंट मिट्टी से सांचे में डाल के और फिर उसके बाद सूखने के लिए उसको विशेष तरीके से रख के जो करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ज़्यादातर ईंट भट्ठों में सपरिवार ये जो ईंट भट्ठा पर काम करने वाले लोग हैं वो अपनी पत्नी, बच्चों और इन लोगों के साथ रहते हैं। तो ऐसी ईंट भट्ठों पर जिसमें जो चल रहे हैं उस पे कम, लेकिन जो एबेंडॉन्ड हो चुके हैं, जो जिनका काम खत्म हो गया है, जो निष्प्रयोज्य हो जाते हैं, उन पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो और शाम को वहाँ लोग शराब पीते हैं, मोहल्ले के लड़के वहाँ इकट्ठा होते हैं, गांव के लड़के वहाँ इकट्ठा होते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह की बातों के बारे में ईंट भट्ठों पर जो कुछ होता है। और लाशों का डिस्पोजल भी ईंट भट्ठों पर ज़्यादा किया जाता है। जाने के रास्ते हैं, सुनसान है, फेंक दिया वहाँ पर। बहुत ढेर सारी ऐसी लाशें जिनका अभी तक जिनकी पहचान नहीं हुई है वो ईंट भट्ठों पर ही पाई गई हैं। बहरहाल उस लड़की ने ये बताया कि 11 बजे उसने ऐसे ऐसे किया कि आ जाओ ईंट भट्ठे पर थोड़ी देर बात करेंगे, मिलेंगे, ऐसा उसने बताया। लेकिन लड़की ने यह कह के मना कर दिया कि घर में सब लोग जाग रहे हैं, मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद भी विशाल यानी मृतक बराबर उसको कॉल करता रहा और दोनों के बीच उसी जिद पर कि नहीं तुम आ ही जाओ, नहीं तुम आ ही जाओ, मैं फला जगह पहुंच जाता हूं, इस जिद की चैटिंग भी चलती रही, जो बाद में उसके मोबाइल फ़ोन से रिकवर हुई, क्योंकि घटना वाले दिन की ही बात थी और मोबाइल मृतक के पास ही बरामद हो गया था। परेशान होकर उस महिला मित्र ने, उस गर्ल फ्रेंड ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस को विशाल के नंबर पर भी 20 मिस्ड कॉल मिली थी, जो फिजिकल वेरिफिकेशन में उसके दोस्त की निकली थी। बहरहाल स्विच ऑफ होने के बाद भी विशाल को ये अंदाजा था कि उसने ये कहा है कि लोग जग रहे हैं तो वो आएगी जरूर जब लोग सो जाएंगे। तो वहीं टहलते घूमते घर से निकला वो और फिर उसी ईंट भट्ठे पर पहुंच गया जो उसके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। वहीं और गर्लफ्रेंड का भी घर वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। तो इसी प्रत्याशा में वो उस तरफ गया और वहां पर ये देखा उसने कि वहां पहले से ही 3-4 लोग इकट्ठा हैं जो शराब पीने की तैयारी में लगे हुए हैं। 45 मिनट में ये शराब वो लोग ले आए थे और 45-50 मिनट में वो शराब ये भी उसका हिस्सा बन गया। उसने शराब 45-50 मिनट में सब लोगों ने शराब ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर तय हुआ कि और शराब मंगाई जाए क्योंकि मौसम बहुत सर्द है। ये भाषा शराबियों की है जो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं रोज़ रोज़, वो इसे जानते होंगे। तो बहरहाल सब लोगों ने रुपए मिलाए और रुपए मिलाकर फिर किसी एक को वहाँ से मोटरसाइकिल से रवाना किया। वो शराब लेकर आया, शराब लेने के लिए निकल गया। लेकिन उनमें से एक लड़के ने 50 रुपए देने से इनकार कर दिया कि इस समय मेरे पास नहीं है, मैं कल दे दूंगा, मैं परसों दे दूंगा, फलाना है ढिकाना है। शराब आ गई और वो भी उसमें शामिल हुआ जिसने 50 रुपए नहीं दिए थे। तो फिर उससे कहा गया कि भाई ऐसा है, ये उधार में ये सब नहीं चलता है, तुम्हें अगर पैसा नहीं देना था तो तुम्हें इस शराब पार्टी में
नहीं शामिल होना था। और इसी पर विशाल उस मृतक युवक को गुस्सा आ गया और उसने ये कह दिया कि जब इतनी गरीबी है तो घर जाओ, दारू क्यों पीते हो। इस पर गांव के जो उस लड़के ने जिसने 50 रुपए नहीं दिए थे उसने कुछ गाली दे दी और फिर उसके बाद कई थप्पड़ विशाल ने उसको जड़ दिए। लेकिन बाकी जो शराबी बैठे हुए थे, जो दरुअल लोग बैठे हुए थे, उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी कि क्यों इसने उसे मार दिया, कल दे देता पैसा। तो जितने बैठे हुए थे शराब के नशे में भी आ गए थे और वो सब वहीं पर विशाल को उन लोगों ने दबोच लिया, गर्दन से उसे पकड़ लिया और घसीट के थोड़ा पास में जहाँ गीली मिट्टी थी वहाँ पर उसे ले गए और इन 3-4 लोगों ने उसके सिर को उस गीली मिट्टी में धंसा दिया। वो छटपटाता रहा, सफोकेट हो गया और थोड़ी देर बाद वो मर गया। फिर वहाँ आसपास के लोगों से जब ईंट भट्ठे के बारे में पूछा गया तो लोगों ने कहा साहब यही मिलने की एक जगह है, लड़के लड़कियाँ गांव में और कोई साहब न पार्क है न कोई और मिलने की जगह है, शाम को इधर ही सब निकल आते हैं, जिसको जिससे मिलना होता है यहाँ मिलते हैं और कुछ रोज़ शाम को यहाँ शराब पीने भी आया करते हैं। खैर पुलिस ने, अच्छा इस बीच में जब ये हल्ला हुआ कि उसी का नंबर आया है, उसी से बात हुई है, अंतिम बात उसी लड़की से ही हुई थी जिसने ये सब बात बताई कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था। तो पुलिस ने उन कड़ियों को जोड़ने के लिए, उसने तो मना किया साहब हमसे कोई मतलब नहीं है, हम किसी को जानते नहीं हैं और हम क्यों किसी को मरवाएंगे। परिजनों ने भी इससे अनभिज्ञता व्यक्त की। तो पुलिस चाहती है कि भाई अगर हमें इससे रिलेटेड और एविडेंस मिल जाए तब फिर इनको हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। और जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य मिल रहे थे या जो परिस्थितियां बता रही थी उससे यही लग रहा था कि इसी लड़की के चक्कर में या प्रेम प्रसंग में ही ये हत्या हुई है। खैर इस बीच में पुलिस ने अपनी इस थ्योरी को कि प्रेम प्रसंग में हुई है उसको उसको सपोर्ट करने के लिए आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें उन्हें उस हत्या के समय की एक बाइट मिल गई, उसमें एक फुटेज मिल गई छोटी सी, जिसमें से दो आरोपित एक मोटरसाइकिल सवार के साथ सहजनवा रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और फिर सहजनवा रेलवे स्टेशन पे ये पता लगा, तेजी में थे कि ये दोनों जिनको वो छोड़ने गया था मोटरसाइकिल वाला, वो दोनों रेलवे स्टेशन तक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और किसी गाड़ी से वहां से चले गए और जो लेके गया था वो वापस वहां से चला आया। खैर उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस ने इस लाइंस पे भी अपनी विवेचना शुरू की कि जो मोटरसाइकिल से छोड़ने गया था क्या वो भी अपराध में शामिल था या फिर उसने सिर्फ उनकी मदद करने के लिए या वो बाहर कहीं गांव के मिल गए हों, ये कहा हो कि गाड़ी हमारी छूट रही है, हमें स्टेशन तक छोड़ दो, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया। बहरहाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है, गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात तय हो गई कि उस प्रेम प्रसंग में का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अब उस महिला को और उसके परिजनों को जिनको पूछताछ की गई थी, जिन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, अब उनको छोड़ने की प्रोसेस भी पुलिस ने शुरू कर दी है कि इन्हें अब छोड़ दिया जाए, ये घर जाएं। पुलिस ने मृतक राहुल का भी सजरा जब खंगाला तो ये पता लगा कि विशाल मुंबई में रह के अपना कार की किसी गैराज में पेंटिंग का कार्य करता था, अच्छा पेंटर था। वहाँ से अभी 19 सितंबर को उसके पिता की मौत हुई थी, तभी वो अपने घर आया गोरखपुर। पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुंबई वापस जाना चाहता था विशाल, लेकिन पारिवारिक वजहों से और माताजी की कुछ तबीयत उसके खराब थी जिसकी वजह से वो नहीं जा सका। विशाल शादीशुदा नहीं था, अभी भी वो कुंवारा था और उसकी माँ शकुंतला के पैर में कोई गंभीर बीमारी थी और जिसकी वजह से वो उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए
इधर उधर डॉक्टर्स के यहाँ जाया करता था। उसकी माँ शकुंतला ने बताया कि मंगलवार रात बेटे के नंबर पे कोई कॉल आई थी और फिर वो अचानक उठा और घर से थोड़ी दूरी पर खेतों की तरफ निकल गया। और बुधवार की सुबह यानी 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर की ये घटना है, 25 दिसंबर को उसके घर से 500 मीटर की दूर जोगियाखोर सिवान में गेहूं के एक खेत में उसकी लाश मिली थी। ईंट भट्टे के पास जहां विशाल का शव मिला था, पुलिस को वहां झगड़े और संघर्ष के बहुत स्पष्ट निशान भी मिल गए थे। मिट्टी के कीचड़ में सने कपड़ों से साफ पता लग रहा था कि विशाल ने जान बचाने की काफी कोशिश भी की थी। ये जो फुटप्रिंट मिले थे उससे पुलिस को ये पता लगा कि हाँ, 4-5 लोगों की मौजूदगी उस समय रही होगी जब इसकी हत्या हुई है। और मोबाइल उसका मिल गया था, जिससे ये साफ हो गया था, मोबाइल भी और कुछ पैसे भी उसकी जेब में मिल गए थे, जिससे ये साफ हो गया पुलिस के लिए कि इसमें लूट का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ हत्या के इरादे से ही वो ये अपराध किया गया था। खैर पुलिस को विशाल के मोबाइल में उस युवती से 10 बजे की बातचीत, 10 बजे तक हुई बातचीत और चैटिंग के भी साक्ष्य मिल गए। इसके अलावा विशाल के नंबर पे 20 मिस्ड कॉल भी मिले। जिसके मिस्ड कॉल थे, इसे भी थाने पर लाया गया। ये विशाल का पड़ोसी था। युवती से उसका जो प्रेम प्रसंग है वो बहुत पुराना नहीं था, 6-8 महीने पहले का ही था, टेलीफोन पर। और उसके बाद पिता की मौत के बाद जब वो घर आया अपने, तब से इसका मिलना जुलना भी शुरू हो गया। खैर उसकी जो फॉलोइंग है, चूंकि वो रेगुलर जिम करता था और बच्चों में या अपनी उम्र के लोगों में बड़ा लोकप्रिय था, और इसीलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा करके शव आया, तो दोपहर में करीब 3 बजे लोगों ने उसे 4 लेन पर जो हाईवे है उस पर रोक के और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और करीब आधे घंटे तक बहुत लंबा जाम उस हाईवे पर लगा रहा। पुलिस के अधिकारी, मजिस्ट्रेट सब पहुंचे और बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद ये जाम छुड़वाया गया। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ये कहते हैं, उनका बयान है कि विशाल मर्डर केस में पुलिस को बहुत ढेर सारे फैक्ट्स मिल चुके हैं। सीसीटीवी भी मिल गया है, जिसको अभी इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे अपराधियों को भागने में या वो फिर से आगे भागने की कोशिश करेंगे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी अपराधियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। आज की घटना देखिए, नवयुवक का शव जब सवेरे खेत में मिला तो मौके पे पहुंचे पुलिस अधिकारियों को 4-5 लोगों के होने का एहसास हो गया, क्योंकि फिंगरप्रिंट मिले थे और मिट्टी में बहुत लिपटा हुआ मिला। और वो जिम करता था, लोगों ने बताया कि बड़ा अच्छा उसका शरीर था। तो ये लॉजिकल भी था कि उसको काबू करने के लिए कम से कम 3-4 व्यक्ति, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि सफोकेट करा के उसे उसकी मृत्यु हो गई थी और शरीर पर माइनर इंजरीज की निशान भी थे। तो पुलिस को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये लॉजिकल है कि इसको मारने के लिए या कब्जे में करने के लिए 3-4 लोगों की ज़रूरत रही होगी, और ये सभी वहाँ उस समय मौके पर मौजूद रहे होंगे। लेकिन जब आगे का कोई क्लू नहीं मिल रहा था, तो पुलिस ने सीडीआर निकाली, सीडीआर खंगाला और देखा कि अंतिम कॉल उसकी गांव की ही एक लड़की से हुई थी और पड़ोसी की 20 मिस्ड कॉल थी। फिर जब लोगों ने बताया, जब ये नंबर का पता लगा, लोगों ने पूछना शुरू किए लड़की कौन है, तो लोगों के कहने में ये बात पुलिस को भी पता लग गई कि पिछले 7-8 महीने से, और खासकर तब से सितंबर से जब से ये लड़का यहाँ आया है अपने पिता की मृत्यु के बाद से, इस लड़की से उसके प्रेम प्रसंग की चर्चा उसके उम्र के नौजवान लड़के करते हैं। तो खैर प्राथमिक तौर पर पुलिस को सारी सिचुएशन देखकर यही लग रहा था कि ये प्रेम प्रसंग में की गई हत्या है। और बात ये बाहर भी निकल आती है, तभी मृतक की मां ने उस लड़की यानी उस प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी।
और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, सहजनवा की पुलिस उस लड़की को और उसके पूरे परिवार को, जिसको जिसको नामजद किया गया था, उन सबको थाने पर ले आई और उनसे पूछताछ शुरू की। लेकिन और लोकल न्यूज़ में, सारे अखबारों में यही आया कि विशाल की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई है। और लगता ऐसा है कि उसके परिजनों ने इस प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या करवा दी थी। लेकिन जब पुलिस ने अपने इन आरोपों को या अपने इस तथ्य को चेक करने के लिए या इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी और तथ्य ढूंढने शुरू किए और खासकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, तो बात कुछ और निकली। बात इस प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई नहीं निकली। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और पुलिस को उस घटना स्थल पर क्या क्या हुआ था इसकी भी जानकारी मिल गई है कि शराब पार्टी में एक लड़के ने अपना कंट्रीब्यूशन 50 रुपए देने से मना कर दिया, तो उसे विशाल ने थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ मारते ही सारे दरअसल इकट्ठा होकर और विशाल पर टूट पड़े, मिट्टी में उसका सिर धंसाकर उसे सफोकेट करा दिया और विशाल की मौत हो गई। शराबियों के बारे में साहित्य में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं, भरा पड़ा है। हिंदी का साहित्य, उर्दू का साहित्य, बिल्कुल शराबियों के जो उनके जो गुण अवगुण होते हैं उन सब के बारे में। बशीर बद्र साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है इसी तरह की सिचुएशन पर, शराबियों की, कि सारे इकट्ठा हो रहे थे, पार्टी कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन करके दारू मंगाई गई थी, पी रहे थे, लेकिन एक ने, जिसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उस पर नाराज होकर जब थप्पड़ मारा गया तो सारे दरुअल इकट्ठा होकर उसने थप्पड़ मारने वाले की जान ले ली। तो बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये जो शराबी बैठे हैं संगम पर, ये जो शराबी बैठे, संगम का मतलब एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं सब, पीने के लिए इकट्ठा बैठे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। और उत्तर भारतीय की लोक संस्कृति में और शायरी के संग्रह में शराबी दोस्तों को या इनकी इस भावना को पियक्कड़ भाईचारा भी कहते हैं। पीने वालों का एक अलग ही उनका जो सोशल इक्वेशन है, वो जब बैठ के पीना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल समाज के एकदम उलट एक तरह का सोशल इक्वेशन उनका बन जाता है। और उसी पर बहुत जगह इसका जिक्र है कि दोस्ती में शराब और शराब में दुश्मनी, और झगड़ा अगर हो जाए तो एकजुट मिलें सारे दुश्मन। दोस्ती में बैठ के शराब पी गई और शराब पीते पीते कोई दुश्मनी हो गई तो फिर सारे मिलकर उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब ने भी एक बात कही है, हालांकि वो सीख के लिए कही है, कि नशे में डूबे हो दुनिया को भूल गए, और पर ये न भूलो कि कल सुबह होश आएगा। ये सब पर लागू होता है। ऐसे सारे लोग जो इस शराबियों की जमात में रहते हैं, इकट्ठा होकर पीते हैं, पियक्कड़ कहा जाता है, दरुअल कहा जाता है, शाम को इकट्ठा होना ही होना है सिर्फ शराब पीने के लिए। तो उनके लिए फैज़ कहते हैं कि पर यह न भूलो कि सुबह होश आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पी लिया हो और कई दिन तक वो नशे में बेहोश रहा हो, कितना भी पी लिया हो, उसकी भी एक सुबह होती है जब वो होश आता है और फिर लोग पूछते हैं कल क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो बहरहाल कुछ शराबियों ने मिलकर शराबियों की उस संस्कृति का पालन करते हुए, जिसके बारे में बशीर बद्र ने कहा था कि ये जो बैठे हैं सब, ये जो शराबी बैठे हैं संगम पर, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं सब। आशा है आप बशीर बद्र साहब की या मेरी बाकी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।